नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कितने सवाल और कितनी सहमति। जब प्रधानमंत्री जो बाइडेन से मिलेंगे, क्योंकि अब वो अमेरिका पहुंच गए हैं, तो यही सबसे बड़ी बात होगी जो कि शायद उनके मन में भी होगी और बहुत सारे भारतीयों के मन में भी है। दरअसल रिश्ते तो बदले नहीं हैं, दोस्ती वैसी ही है, लेकिन जिस तरीके से चीजें हुई अफगानिस्तान में, उसके बाद सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो तरीका था, जिस तरीके से अमेरिका निकला, वो सबसे सही तरीका था, सटीक तरीका था। हम कितने सहमत हैं इससे और हमारे मन में इससे जुड़े हुए कितने सवाल हैं। तो आइए सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का कार्यक्रम क्या है। तो टॉप 5 कंपनियों के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से उनकी मुलाकात है। 5 सीईओ में 2 भारतीय अमेरिकी हैं। एडोबी से शांतनु नारायण, जनरल एटॉमिक्स से विवेक लाल, क्वालकॉम के क्रिस्टियानो ओमान, फर्स्ट सोलर के मार्क विडमार और ब्लैकस्टोन के स्टीवन ए श्वार्ट्जमैन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी उनकी मुलाकात आज ही होगी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात होगी। अब उनका कार्यक्रम आगे क्या है आपको वो बता दें। तो क्वाड शिखर सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वॉशिंगटन से उसके बाद न्यूयॉर्क के लिए वो रवाना होंगे। अब 25 सितंबर का क्या कार्यक्रम है? संयुक्त राष्ट्र की महासभा में उनका संबोधन है, जिसको कहते हैं UNGA। इसमें उनका संबोधन है। अब आपको द्विपक्षीय बैठक जो होनी है उसका एजेंडा बता देते हैं। दरअसल काबुल की राजनीतिक अस्थिरता के ऊपर बात होनी है। मजबूत और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी। व्यापार, निवेश, इन सब संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर भी बातचीत होगी और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है चिंताएं। तालिबान पर भारत और अमेरिका की चिंताएं। अब ये चिंताएं समान हैं या चिंताएं अलग अलग हैं, कि भारत की अलग किस्म की चिंताएं और अमेरिका की अलग। तालिबान गठजोड़ पर, पाक और तालिबान का जो गठजोड़ है उस पर भारत की चिंताएं क्या हैं? कि अफगानिस्तान में कट्टरता दुनिया के लिए खतरा है, यह भारत कहती आई। क्या पाक कश्मीर में करेगा तालिबान का इस्तेमाल? पाकिस्तान उछाल रहा है गजवा-ए हिंद की बात। आप जानते हैं ये सब किसी से छुपी नहीं है बात। भारत के खिलाफ कट्टरपंथी करते हैं गजवा-ए हिंद का इस्तेमाल। पाकिस्तान के डबल गेम से अमेरिका भी परेशान है, लेकिन कोई ठोस रणनीति बनाता नहीं है। पाक से 20 साल के रिश्तों की समीक्षा कर रहा है अमेरिका, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप एक असमंजस की स्थिति छोड़ करके अफगानिस्तान से चले गए। अब चिंता चीन को लेकर के भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन की बुरी नजर है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये जो क्षेत्र है ये बहुत जरूरी है। दुनिया की 75% वस्तुओं का आयात और निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व की कोशिश अमेरिका को नागवार है कि चीन ना घुस जाए। चीन की दादागिरी को रोकने के लिए साथ आए हैं ये क्वाड देश, और भारत को अफगानिस्तान में अपने निवेश की भी चिंता है। तो सवाल इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो है ये कि क्या रिश्तों के नए दौर की अब शुरुआत होगी इस बैठक को लेकर। कोरोना काल में ये पहली बड़ी ऑन ग्राउंड मीटिंग होने वाली है। पहली बार राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होने वाली है। अफगानिस्तान पर चर्चा, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा? क्या भारत और अमेरिका के गोल सेम हैं तालिबान को लेकर के? और जो सबसे बड़ा सवाल है वो स्क्रीन पर अभी है आपके सामने, कि भारत अमेरिका को कितना भरोसा करे, क्योंकि अमेरिका तो उठ के चल दिया। उसके बाद इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खामियाजा तालिबान का किस देश को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि वहां पाकिस्तान है, वहां चीन है, सबका सहयोग है। भारत को इसमें ड्रॉबैक है। तो क्या अमेरिका पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कितने सवाल और कितनी सहमति, ये होगा बड़ा सवाल जो हम यहां पूछेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। प्रोफेसर हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU, हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ मनोज जोशी, फेलो ORF, कॉमोडोर उदय भास्कर, डायरेक्टर सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज, और अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। कितनी उम्मीद लगाई जाए इस बैठक से? कितना जो सबसे बड़ा प्रश्न है, अमेरिका और भारत जब ये बोलते हैं कि हम दोनों आतंकवाद के खिलाफ बहुत चिंतित हैं, तो उसमें क्या सवाल हैं जो हमारे मन में होने चाहिए अमेरिका के लिए? देखिए, एक तो जहां तक कि ये आतंकवाद का सवाल है, ये कौन से आतंकवाद की बात हो रही है इसको समझना चाहिए। क्योंकि भारत में अगर आप आतंकवाद देखते हैं तो यहां तो आतंकवाद की घटनाएं जो हैं घटती चली आ रही हैं। मतलब हाल ही में एक बयान भी दिया था राजनाथ सिंह जी ने कि मोदी जी के रहने से आतंकवाद की घटनाएं जो हैं बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरह के ये आतंकवाद की बात हो रही है वो अमेरिका और भारत उसको एक ही नजरिए से देखता है। जहां तक कि अमेरिका है, उसको भय है इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, ये दो गुट जो हैं। अलकायदा ने तो जो हमला किया था सितंबर 11 को, अभी भी अलकायदा कायम है अफगानिस्तान में। उसको भय है कि कहीं ये दोबारा ना उभर जाए। अलकायदा अभी भी सोमालिया, अफगानिस्तान, अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं, वहां अभी भी कायम है। तो अमेरिका जो है इस किस्म के आतंकवाद से घबराता है। हमारा आतंकवाद जो है वो पाकिस्तानी गुट हैं, जो ऐसे ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान में ट्रेन हुए हैं। उनका मकसद केवल भारत के खिलाफ साजिश रचना। तो ये दो अलग अलग किस्म के जो है ये आतंकवाद का जो पर्सपेक्टिव है हमारा थोड़ा फर्क है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका जो है थोड़ा बहुत उसमें कमजोर रहा है। और यही इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल मेजर जनरल पीके सहगल के लिए है। मेजर जनरल सहगल, आपको नहीं लगता है कि यही एक दिक्कत की बात है जो शायद भारत को उठाना चाहिए अमेरिका के साथ, कि जब आप इस तरीके से छोड़ करके गए अफगानिस्तान को और जिस तरीके से एकदम वापस, और आपने नेगोशिएट किया तालिबान के साथ, तालिबान वहां आ गया, उनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं हुआ, वो वहां पर आ गए। अब उनकी सरकार का सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से खतरा किसको है? भारत। तालिबान और पाकिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? चीन। तो ये इक्वेशन तुरंत समझ में आ जाती है कि इसमें उस जमीन का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा सकता है। हिंदुस्तान को तो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये जो जमीन है इसका इस्तेमाल केवल और केवल हिंदुस्तान के साथ होगा। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, 1.5 या 2 साल में क्षमता हासिल हो जाएगी ISIS को और अलकायदा को कि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज को हिट करे। लेकिन अमेरिका का अभी भी डबल स्टैंडर्ड है। 20 साल धोखा खाने के बावजूद भी और एक किस्म से अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी क्रेडिबिलिटी को खोने के बाद भी वो अभी भी सॉफ्ट है पाकिस्तान के लिए। अभी भी पाकिस्तान के लिए जो बाइडेन की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और जो बोरिस जॉनसन की स्टेटमेंट्स आ रही है वो साफ तौर पे दर्शा रही है कि कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते। हिंदुस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि जो टेररिज्म है, खास करके जो इस क्षेत्र से उभरेगा, वो हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है। और हर हादसे में पाकिस्तान का रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नजर आता है। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान का आ जाना और वहां पे कट्टरपंथियों का उठ खड़ा होना पूरे विश्व के लिए बड़ा जबरदस्त खतरा है। और केवल फायदा शॉर्ट टर्म जो है वो चाइना और पाकिस्तान को है। जी, अशोक सज्जनहार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत, अब जाहिर सी बात है हमारे पुराने रिश्ते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन एक आलोचना ये होती है कि हम जरा पिछले कुछ दशकों में अमेरिका के कुछ ज्यादा ही नजदीक चले गए और शायद जो हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है रूस, उससे हम उतनी करीबी नहीं बना पाए जितनी हमको कायदे में बनानी चाहिए थी। आपको लगता है कि ये समय सही है कि हम हर किस्म के जो हमारे रिश्ते हैं, राजनयिक रिश्ते हैं, उनको बना करके रखें और उनमें एक संतुलन बना करके रखें, जो संतुलन शायद कुछ बिगड़ गया था? देखिए, मेरे विचार से संतुलन जो इस वक्त की, इस समय की जो जरूरत है, वैसा संतुलन हमने बनाया हुआ है।
जो आपने कहा कि हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और हमेशा अच्छे रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं। हमारे रिश्ते 1945 के बाद 2000 तक आप देखिए बहुत उतार चढ़ाव हुआ है, और ज्यादा उतार ही हुआ है, चढ़ाव बहुत ही कम हुए हैं। चाहे आप देखें 1971 में जैसे यहां पर अमेरिका लेकर आया था अपना यूएसएस एंटरप्राइज, या 1998 में उन्होंने जब अपने यहां पर सबसे कड़े सैंक्शंस भारत के विरुद्ध लगाए थे। तो मैं कहूंगा भारत और अमेरिका के जो संबंध सुधरने शुरू हुए हैं वे केवल पिछले 20 साल में हुए हैं, और मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत है जो भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को ठीक कर रहा है। परंतु उसके साथ साथ जो आपने कहा है कि रूस के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, आप देखिए रूस के साथ हमारे संबंध बुरे नहीं है, हमारे रूस के साथ संबंध ठीक है, 1971 वाले जैसे नहीं है, परंतु 1990 में जो हुए थे, जब उसका सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद से अगर आप देखिए हमारे संबंध काफी अच्छे हैं। मैं अगर आप चाहें 2-4 उदाहरण दे सकता हूं इसमें। अभी अफगानिस्तान की ही बात उसमें परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति पुतिन ने टेलीफोन किया तो प्रधानमंत्री मोदी को पिछले महीने 24 अगस्त को उन्होंने एक पर्सनल बायलैटरल चैनल खोला है, जिससे कि अफगानिस्तान के बारे में जो वहां पर हो रहा है उससे बात की जाए। वहां पर निकोलाई पत्रूशेव के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो यहाँ पर आए। तो देखिए जब से 2014 से रूस ने भी चीन के आगोश में ज्यादा जाना शुरू कर दिया है, और हमको ये रियलाइज करना होगा संकेत, जो हमारे लिए अभी सबसे फॉर्मिडेबल चैलेंज जो है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है, चुनौती है, वो चीन है। तो हमें उन देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना है और दृढ़ करना है, जो हमें चीन से जो खतरा है उसको हमें जूझने में हमारी सहायता कर सके। और देखिए रूस उसमें हमारी सहायता नहीं कर पाएगा, परंतु ये सब मद्देनजर रखते हुए रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। आप जानते हैं रूस ने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा अपना अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में दिया। अभी जब पिछले ही महीने में जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैरीटाइम सिक्योरिटी की जो एक मीटिंग हो रही थी उसकी अध्यक्षता की, राष्ट्रपति पुतिन उसमें आए। उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन कब ऐसी मीटिंग में आए थे? 2005 में। तो देखिए ये जो उनकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी बहुत ये है जो हम एक दूसरे के रिश्तों को ठीक रखना चाहते हैं। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल कायम है। S-400 हम उनसे ले रहे हैं, हालांकि काटसा का ये जो खतरा है अमेरिका से वो हमारे ऊपर है। तो मैं कहूंगा हमारे संबंध ठीक हैं, हमारे संबंध अमेरिका के साथ अच्छे चले जा रहे हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन के होते हुए मेरे विचार से और बेहतर होंगे। जी कॉमोडोर उदय भास्कर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो बैठक होगी, सम्मेलन होगी, UNGA में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो मसला अलग। ये जो मीटिंग है हमारी अमेरिका के साथ, आपको क्या लगता है यहां पर बड़े मौके और बड़ी चुनौतियां क्या हैं भारत के सामने? सबसे पहले संकेत जी मैं कहूंगा कि बहुत सारे मौके हैं भारत के लिए, क्योंकि अगर हम इस वक्त भारत की राष्ट्रीय हित की बात करें और किन किन मुद्दों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी शायद उनको अहमियत देंगे, एक प्रकार से वो 3 C है। सबसे पहले C मैं समझता हूं कि कोविड का पैंडेमिक पूरे क्षेत्र के लिए, विश्व के लिए कोविड चैलेंज जो है वो अभी बहुत ही इमीडिएट है, और देखना है कि किस प्रकार से पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में हम कोविड पैंडेमिक का जो भय है उसको कैसा सामना कर पाएंगे आगे आने वाले 1 आध साल के लिए। दूसरा है साहब क्लाइमेट चेंज। हाल में जो IPCC रिपोर्ट आया था और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जब यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद का सेशन को उन्होंने चेयर किया था, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ओशंस ऑफ द वर्ल्ड और क्लाइमेट चेंज के बीच में जो लिंकेज है वो बहुत ही अर्जेंट है, और अगर विश्व में सहमति नहीं बनता है तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है। और तीसरा C है चाइना, जिसमें सारे मुद्दे एक प्रकार से शामिल हो जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ जो संबंध है चीन का, दहशतगर्दी और बाकी जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो गलवान हो या जिस प्रकार से चीन ने भारत को कई ऐसे पहलुओं के ऊपर एक नकारात्मक उन्होंने पहल किया है।
तो संक्षेप में यही है कि इन तीनों चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर भारत विश्व में अपनी जो एक प्रकार से विश्वसनीयता को साबित करना चाहता है, तो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग हम कर सकते हैं, उसके लिए इस वक्त प्रधानमंत्री, जैसे आपने अपने रिपोर्ट में कहा कि 5 बड़े सीईओ के साथ उनका बैठक होने वाला है। तो इस विजिट में जब आप अमेरिका की बात करते हैं, वो केवल राजनीतिक और हुकूमत और व्हाइट हाउस में बाइडेन साहब के अलावा अमेरिका के बाकी जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे अमेरिकन इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट सेक्टर है, अमेरिकन एकेडेमिया है, अमेरिका के जो R&D है, और बाकी जितने भी मैं कहूंगा कि सेक्टर्स हैं, उनके साथ भी जो प्रधानमंत्री का बैठक या मीटिंग होगा वो अपने आप अहम होगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारे हैं, पर साथ साथ ये एक प्रकार का अवसर भी है कि देखने के लिए भारत अपने राष्ट्रीय हित को कहां तक सुरक्षित रख सकता है और किस प्रकार से विश्व में हम एक कलेक्टिव तरीके से इनको हम एक प्रकार से आगे मैनेज करने के लिए क्या क्या हमारे पास विकल्प है। जी संकेत जी, चिंतामणि महापात्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। चीन का जिक्र क्योंकि यहां पर कई बार हुआ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या भारत और अमेरिका की रणनीति चीन पर एक हो सकती है? क्या हम मिल करके काम कर सकते हैं? और दूसरी एक और जो चुनौती है वो ये है कि किस तरीके से वो इकोनॉमिक कंट्रोल करेंगे। अलग अलग जगह चीन पूरी कोशिश कर रहा है इकोनॉमिक कंट्रोल करने की, जो उनका आर्थिक वर्चस्व बनाने की एक कोशिश है, उसमें भारत और अमेरिका किस तरीके से सहयोग कर सकता है? देखिए, पहले तो मुझे ये लगता है कि ये तो स्टैंड अलोन बायलैटरल समिट नहीं है, इसका प्राथमिकता जाता है क्वाड पे। तो उसमें चीन का जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी स्थिति में देखेंगे तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया, इन चारों देशों का चीन के साथ जो संबंध है बहुत ही डेंजरस टाइम है। क्योंकि मैं आपको 1-2-4 पॉइंट बताता हूं। अभी जापानीज डिफेंस मिनिस्टर और इकोनॉमिक मिनिस्टर याकुसुनी साइन गए। क्यों गए? चीन को चिढ़ाने के लिए गए। दूसरी बात है, जापान का डिफेंस मिनिस्टर लंदन का जो गार्डियन न्यूज़पेपर है वहां एक इंटरव्यू देके कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज चाइना का जो एक्सपांशनिज्म जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि जब आप इकोनॉमिक इशू ले आए, जापान ने ताइवान का जो एप्लीकेशन है टीपीपी में ज्वाइन करने के लिए उसको वेलकम किया है। बट अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने रुकावट ला रहा है और कंडीशन डाल रहा है चाइना का एप्लीकेशन पे। अभी चाइना और ताइवान दोनों ने टीपीपी में एप्लीकेशन लगाया है। और ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी टॉप लेवल इंटरेक्शन है चीन के साथ, उसमें एक ये बिल्कुल फ्रीजिंग है, अभी फ्रीज है। और वार ऑफ वर्ड्स चल रहा है दोनों देशों में। वो सैंक्शंस को लेके जिस तरह से चीन ने सैंक्शंस लगाया है उस पर ऑस्ट्रेलिया का बहुत नुकसान भी हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है, जो सब लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली चाइना जो क्रिटिसाइज कर रहा है ऑकस के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का जो जो समझौता हुआ है उसमें ये समझौता हुआ चीन की वजह से। चीन ने उसको वेलकम, चीन की जो पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। अमेरिका की तरफ देखिए, अमेरिका और चीन में भी ये संबंध अभी क्या है। सिंजियांग में जो घटना घट रही है और जो उइगुर मुस्लिम के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अमेरिका ने उसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है। हांगकांग में डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, उस पर भी अमेरिका काफी नाराज है। और ताइवान को लेके तो अभी युद्ध होने का भी संभावना है। ये ताइवानीज न्यूज़पेपर और ईस्ट एशियन न्यूज़पेपर का भी कहना है। मतलब टेंशन बहुत जबरदस्त है और ट्रेड वॉर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से, उसको एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर भी हम मान सकते हैं। और जब तक इंडिया की बात है, देखिए इंडिया में गलवान में जो हुआ उसके बाद इंडिया चाइना का जो दोनों देशों के जो बीच में जो संबंध अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। पहले जो था पूरा अलग था। अभी चाइना ने मिलिट्री ड्रिल कर रहा है LAC में और 10 न्यू एयरबेस भी बना चुका है। और इंडिया और चाइना का राइवलरी सेंट्रल एशिया में भी हो रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर वाशिंगटन में जब ये मीटिंग होने जा रहा है, देखेंगे सबसे प्राथमिकता तो मैं चीन को दूंगा और क्वाड सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी सारा ये बायलैटरल स्टैंड अलोन मीटिंग नहीं है। ठीक है। मैं जल्दी से मनोज जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। आप मुझे मनोज जी ये बताएं कि आपके हिसाब से एक पैकिंग ऑर्डर में सबसे
प्राथमिकता किस चीज को देनी चाहिए यहां पर भारत को, किस मुद्दे पर? देखिए, भारत को इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्राथमिकता भारत को ही देनी चाहिए। हमारे जो अपने इंटरेस्ट हैं, हमारे जो निजी इंटरेस्ट हैं, क्योंकि ये वो मौका है, जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में दिखाया कि अगर आपके नेशनल इंटरेस्ट ये कहते हैं कि हमें ये कदम उठानी चाहिए, तभी हमको वो कदम उठानी चाहिए। ये वो मौका नहीं है जबकि हम कहें किसी के हित में हम कहीं आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय जो है इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो ऐसे बिखरा हुआ है कि इसमें नेशनल इंटरेस्ट को साथ लेके ही आगे कदम उठानी चाहिए। किसी के और के हित में हमको नहीं सोचना चाहिए, अपने हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना जो है वो बिल्कुल बदला है। और काफी जैसे और आपके जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बोला कि काफी खतरनाक माहौल है इंटरनेशनल सिस्टम में। जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये मीटिंग का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा, सीईओज के साथ मुलाकात होगी, बायलैटरल मीटिंग्स हैं और उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन और इस स्क्वाड की मीटिंग और फिर यूएनजीए में प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे।